नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिवनी कला लूटकांड का किरणापुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। लूट के 7 आरोपी गिरफ्तार। 4 लुटेरों ने की थी लूट, 3 अन्य आरोपियों ने खरीदा था लूट का सामान। खून की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल। ब्लड बैंक में बचा मात्र 31 यूनिट ब्लड। रेलवे कॉलोनी के सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। जेवरात सहित नकदी पर किया हाथ साफ। और धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। जिले भर में हुए विविध आयोजन, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी गिरफ्तार। मकान में आग लगाने का था आरोप। अब समाचार विस्तार से। किरणापुर पुलिस ने पिछले वर्ष ग्राम सिवनी कला में हुई लूट का खुलासा करते हुए इस मामले में 4 लुटेरे और लूट का सामान खरीदने वाले सहित 7 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी, जिनमें राजा उर्फ रितेश गजबे, लक्की धुर्वे, राजा मानसिंह बिसेन, तीनों ग्राम कोसमी के हैं। वहीं घनश्याम लिल्लारे, रमेश लिल्लारे, योगेंद्र सेंडे ग्राम नेत्रा और शाकिब खान ग्राम कोसमी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। किरणापुर पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष 25 एवं 26 की दरमियानी रात ग्राम सिवनी कला के ओकासी चौराहे में रजे गांव के ट्रक को रोककर लुटेरों ने पंकज नेवारे, राजेश शारवे को डरा धमकाकर उनसे 10,000 रुपए और 3 मोबाइल लूट लिया था। इन लुटेरों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई, जिनकी तस्दीक पर चोरी का सामान खरीदने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट निवासी एक महिला ने अपने पति एवं सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने महिला श्रीमती मोनिका सोनबिरसे की रिपोर्ट पर उसके पति सुशील सोनबिरसे, ससुर बाबूलाल सोनबिरसे, सास शकुनबाई के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सुशील की किराना दुकान और हार्डवेयर की दुकान है, जिसको बढ़ाने के लिए वह अपनी पत्नी से मायके से रुपए लाने का दबाव देता था और जान से मारने की धमकी देता था। हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम परास पानी की महिला श्रीमती रायवंता बोपचे ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रायवंता और उसके पति उमेश के बीच अक्सर घरेलू बातों को लेकर झगड़े होते थे। 19 फरवरी की सुबह रायवंता ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। क्या नाम आपका? उमेश बोपचे। मृतिका क्या लगती है आपकी? पत्नी। क्या हो गया था आज? हाँ? आज क्या हो गया था? आज सर मैं तो घर पे था नहीं सर। हाँ। खेत गया था। फिर लड़की आई बुलाने, मम्मा पापा जी बोलते मम्मी ने क्या तो खाली उल्टी कर रही है। अच्छा। फिर झट दौड़े, तो उसके बाद में वो देखे तो फिर उठाने की तैयारी की। कहाँ ले गए? फिर कहाँ लगे? बालाघाट लाए, गाड़ी में फ़ोन किए यहाँ पे 108 पे। वो झगड़ा हुआ था कि विवाद चल रहा था? विवाद नहीं सर। क्या चला था? क्यों खाई फिर उन्होंने? कोई कीटनाशक खाए ना, क्यों खाई? वो थोड़ी टेंशन वाली थी ना सर। कैसे? कभी कभी माइंड घूमते रहता था। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय निरामयम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के द्वारा मरीजों की जांच कर उनका उपचार किया गया एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को जिला अस्पताल भेजने के लिए चिन्हित किया गया। किस संबंध में कैंप लगाया आज? ये गंभीर प्रभावित जो बीमारी है उस संबंध में आयुष्मान भारत के तहत निरामयम कैंप लगाया गया है, जिसमें अभी तक के करीब 40 लोगों को रिफ़र किया गया है। और रिफ़र उन लोगों को किया गया है जैसे जो गंभीर बीमारी से प्रभावित है, जैसे खून का कैंसर है, कोई गले का कैंसर है, या कोई पेट का कैंसर है, या कोई गर्भाशय का कैंसर है, या तो फिर किसी के सीने का कैंसर है। ऐसे मरीजों को यहाँ निश्चित रूप से देखा गया है और उनको जिला चिकित्सालय बालाघाट 26 तारीख को जो कैंप लगा मेगा शिविर, उसके लिए चिन्हित किया जा रहा है। और चिन्हित करने के बाद इसको हायर सेंटर जो होगा, जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना के तहत जिन हायर सेंटरों को चुना है
वो मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर यानी पूरे भारतवर्ष के चुने अस्पतालों में यहाँ से रिफ़र किया जाएगा और 5 लाख तक की सहायता एक परिवार को 1 साल में देने का है। तो सर इसमें कोई पैसे भी लिया जा रहा है स्टडी में, कुछ जमा पूंजी? जैसे हमने ये सुना है कि आयुष्मान भारत के तहत वो कार्ड बना रहे हैं, तो कार्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इन लोगों को अधिकृत किया है। वो लोग कार्ड बनाते हैं और कार्ड बनाने के 30 रुपये शायद लेते हैं, जो लीगल है। तो सर जैसे अस्पताल में मरीज आ रहे हैं तो उनको रिफर करने भी पैसे से लिया जा रहा है या फिर नहीं, इनको सभी केसों को रिफर किया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। तो सर इनमें कौन कौन से परिवार आ सकते हैं? अच्छा, इसमें वो वाले परिवार जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो ठेला चलाते हैं। लालबरा क्षेत्र में एक युवती के साथ अपहरण कर जान से मारने की धमकी दिए जाने एवं शादी का प्रलोभन देकर दुराचार करने के मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई किए जाने के संबंध में जानकारी लेने पीड़िता थाने पहुंच और उसने युवक की गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में पीड़िता ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को ग्राम ददिया निवासी माधव पंचेश्वर के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसका अपहरण कर उसका देह शोषण किया गया, जिसकी रिपोर्ट उसने 6 फरवरी को थाने में कराई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपी को नहीं पकड़ा है। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर मेरे साथ में तो 20/8/2018 को घटना हुई थी और हमारे गांव का ही माधव पंचेश्वर कह के एक लड़का है, उसने ज़बरदस्ती मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे गांव से पकड़ कर लेकर आया मोटरसाइकिल में, और यहाँ पर कोई सुरेंद्र भंडारकर कह के घर है, उनके घर में रखा, उन्हें किराए के कमरे लेकर। ये मुझे बाद में पता चला, पहले तो पता नहीं था, और ज़बरदस्ती डरा धमका कर गलत काम किया आपके साथ? गलत काम करता रहा। शुरू में तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, लेकिन जब मैं मना करती थी कि मैं यानी ऐसा मत करो मेरे साथ, तो वो मुझे डराता धमकाता था और ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ गलत काम करता रहा। जी, फिर क्या किया आपने? फिर मैं 4-5 महीने तक प्रताड़ित हुई वहाँ, और एक दिन जान बचाकर अपने माँ बाप के यहाँ चले गई। मुझे यही डर था कि मैं अगर उसके खिलाफ FIR करूँगी तो वो कहीं मेरे परिवार को नुकसान ना पहुँचा दे, मुझे ना पहुँचा दे, क्योंकि पहले ही तो मैं बहुत डरी हुई थी और उनने मुझे बहुत। अभी कब शिकायत की आपने, कब मामला कायम हुआ? मैंने 6 फरवरी 2019 को मामला कायम करवाया। लालबरा के वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर TK तुरकर के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं के द्वारा मंगलवार को स्कूल प्रांगण में मशाल रैली निकालकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। और इसमें मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी से, आप सभी दी जा रही है बहुत ही दुख की घड़ी। हमारे आदरणीय प्राचार्य श्री छात्रों की संवेदनाएं देश के उन शहीद हुए जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो भुलाए नहीं भूला जाएगा उनकी कुर्बानियों को। जो कोई भी अपनी स्वेच्छा से इन अमर शहीदों के लिए आदरणीय अनिल अग्रवाल जी करें, हमारे छात्र उस डोनेशन बॉक्स को लेकर आप तक पहुंच रहे हैं और आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। ये शहीदों के जी, मैं प्लीज उन्हें आमंत्रित करता हूं आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। हुआ इतने सारे जवान शहीद हो गए, फिर भी हम लोग मतलब बस उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हमको भी उनके लिए कुछ करना होगा। कश्मीर में ये हालत है कि उन लोग आतंकवाद को खुद बढ़ा रहे हैं, खुद जो आतंकवादी को जो मार रहे हैं तो लोग जवान लोगों को पत्थरबाज कर रहे हैं। तो ये सब क्या सही है? क्या हम यहाँ पर अब उन लोग के लिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं और कश्मीर के लोग खुद आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, वे लोग हैं जिनके कारण हम आज सुरक्षित हैं। हमारी भारतीय सेना जो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। माना जाता है कि हमारी सैनिक व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, परंतु फिर भी ऐसे बहुत से अवसर आए। आज जैसे स्कूल के एक बच्ची ने बताई कि आज हम उन लोगों के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, इतने धूप में हम उनको इसलिए खड़े हुए हैं कि आज जब हम रात्रि में दिन में पूरे सुख चैन से यहाँ पर जिन लोगों के कारण हम रहते हैं, आज उन्हीं में से हमारे कुछ सैनिक आतंकवादियों की भेंट चढ़ गए, उनकी एक गलत मानसिकता के भेंट चढ़ गए और जिन्होंने हमारे 40
सैनिकों को मौत के घाट एक अल्प समय में उतार दिया। ऐसे सैनिक जो 2 दिन पहले अपने घर से अपने बच्चों को छोड़कर लालबरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडरवानी के वार्ड नंबर 18 में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के द्वारा संत रविदास मंदिर में रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर स्वजाति बंधुओं ने रैली निकालकर नगर भ्रमण कर स्थानीय बस स्टैंड पहुंची, जहां मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं के द्वारा संत रविदास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। के द्वारा रविदास समाज के द्वारा आज बड़े हर्षोल्लास के साथ रैली निकालकर रविदास जयंती इधर बस स्टैंड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टेचू के बगल में मनाई जा रही है। गांधी मंच पर आप लोगों से निवेदन है कि आप इधर उधर जहां भी हो, समस्त कार्यकर्ताओं से, बंधुओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि आप इधर मंच पर महापुरुष जिसकी जीवनी से हमने कहा गया है जात पात नहीं पूछे कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। रविदास जी के उपलक्ष्य में हम कितना कहे कम है। भाइयों, ऐसे परिवार में पैदा होने के बाद रविदास जी ने, शिरोमणि रविदास जी ने जिन बातों को रखा, जिस समय पर काफी छुआछूत था, देखिए उनके जीवनी से हमें सीखना चाहिए कि हम अन्याय के प्रति, होने वाले अत्याचार के प्रति, क्योंकि हमारी जो समाज थी। लालबरा के ग्राम भुट्टा हजारी में मंगलवार को शिवाजी की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में इंजीनियर दिवाकर सिंह पटेल सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। बड़े ही दूरगामी थे। इनकी माता, इनके पिता, इनकी माता जीजामाई भोसले और पिता शाहजी राजा भोसले, यह इनकी छोटी छोटी हरकतों से बड़े चिंतित थे कि ऐसा चमत्कारी कार्य करने वाला चमत्कारी बालक, आज भी हम कहते हैं कि जो चमत्कार करता है वही धरती पर लंबी उम्र नहीं जीता। उप सरपंच ग्राम पंचायत भुट्टा हजारी एवं पूर्व उपाध्यक्ष लालबरा ब्लॉक प्रगतिशील कुंभी समाज। हाँ जी, आज जो हम कार्यक्रम यहाँ पर मनाए हैं, प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को हम लोग शिवाजी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से प्रत्येक ग्रामीण जन और हमारे स्वजाति बंधु और जो भी हमारे यहाँ के समाज है, 12 जाति के यहाँ पर लोग हैं, हम समस्त 12 जाति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं ग्रामीण जनों को एकत्रित कर यह समारोह हम लोग बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। और इस समारोह में हमारे जो शिवाजी महाराज और अन्य जो हमारे राष्ट्रीय जो लोग थे, नेता लोग थे, उन्हें हम याद करते हैं और याद कर हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और आज इसी तारतम्य में हमने मंच के माध्यम से प्रगतिशील कुंभी समाज एवं संपूर्ण ग्राम की ओर से पुलवामा कश्मीर में जो हमारे भारतीय नौजवान सैनिकों की ने जो शहादत दी है, जो बलिदानी दी है, हमने उन्हें भी याद कर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि हम सब लोगों ने मिलकर के उन्हें दी है। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले का लगातार विरोध जारी है। इस कड़ी में मंगलवार को एक और जहां मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संघ द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका गया, तो वहीं सरदार पटेल एजुकेशन ग्रुप के द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों में रैली के माध्यम से कैंडल जलाकर शहीद अमर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर चौक पर किए गए इस पुतला दहन के दौरान संगठन द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। हम लोग भारतीय नागरिक हैं,
हम लोग कर्मचारी यूनियन के लोग हैं, लेकिन जब हमें लगा कि हमारे देश की एकता पर खंडन होने के लिए और पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश हमारे देश में विखंडन पैदा कर रहे हैं, तो हम अपने जज्बे को रोक नहीं पाए। हमारे देश की एकता के लिए ये ज़रूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ में हम एकजुट होकर के एक पूरा काम करें, और इसीलिए आज ये आतंकवाद के खिलाफ ये मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हमने इस पुतले का दहन किया। ये संदेश देना चाहते भारतीय प्रधानमंत्री जी को कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आप तत्काल निर्णय लीजिए और पाकिस्तान को उसका सबक सिखाइए। वहीं मंगलवार शाम को सरदार पटेल एजुकेशन ग्रुप के द्वारा पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां एक रैली के माध्यम से नगर के सभी चौक चौराहों में कैंडल जलाकर इस घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सरदार पटेल एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन दिवाकर सिंह ने कहा कि इस आतंकी हमले के सभी दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे वीर शहीदों के सम्मान में आज इस घटना के विरोध में एक कैंडल यात्रा निकाली गई है। विश्वविद्यालय के सभी हमारे स्टाफ, सभी हमारे छात्र छात्राएं और नगर के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं, और इसलिए ये जो घटना हुई है इसके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि जो घटना हुई है उसके विरोध में जो भी हमारी घटना को अंजाम दिए हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। संत रविदास की जयंती मंगलवार को जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संत रविदास मंदिरों में संत रविदास की पूजा अर्चना कर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। नगर के बूढ़ी स्थित संत रविदास मंदिर में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के नेतृत्व में संत रविदास जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात संत रविदास जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर के जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात यह शोभा यात्रा नगर के अंबेडकर चौक पहुंची, जहां बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्य को याद किया गया। इसके पश्चात यह शोभा यात्रा नगर का भ्रमण कर संत रविदास मंदिर पहुंची, जहां विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संरक्षक अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन बाला। आज रविदास जयंती पर किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? तो इस रविदास जयंती में ये अपना मतलब कि पूजा अर्चना 10 बजे के बाद में तो रैली का आयोजन है। तो जो रैली पूरे शहर भ्रमण करेगी, पहले जय स्तंभ चौक जाएगी, वहाँ से अम्बेडकर चौक जाएगी। अम्बेडकर चौक में 2 मिनट का मौन धारण अभी मतलब। वहीं नगर के बूढ़ी स्थित ढिमरटोला के संत रविदास मंदिर में संत रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। क्या कार्यक्रम हुआ आज? संत शिरोमणि श्री रविदास जी की 642वीं जयंती हम लोग प्रतिवर्ष अनुसार पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मना रहे। संत शिरोमणि जी रविदास जी ने सामाजिक समरसता के प्रतीक थे और पूरे समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे महान संत जिनकी जयंती आज है, हम सभी से अपील करेंगे कि इस महान संत की जो समाज को एक करके समाज का विकास करने की जिनकी भावना थी, उन भावनाओं का सब लोग आदर करें और उनकी भावनाओं को अग्रसित करके समाज को विकास की ओर ले जाए। नगर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे कॉलोनी के सुने मकान में धावा बोलकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक रेलवे कर्मचारी निर्मल कुमार वर्मा इलाज करवाने के लिए 15 फरवरी से नागपुर गए हुए थे। आज सुबह करीब 6 बजे वे लौटे तो उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली थाने में दी। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा घटनास्थल की आवश्यक पड़ताल की।
इस संदर्भ में रेलवे कर्मचारी ने बताया कि उनके घर में करीब 1 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और 15,000 रुपए नकदी शामिल है। निर्मल कुमार वर्मा। क्या है सर आप? रेलवे विभाग में। रेलवे विभाग में। सर कहाँ गए थे आप लोग? नागपुर। नागपुर गए थे, क्या किसी काम से गए थे क्या? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए गए थे। कब देखा आपने? आज सुबह 6 बजे। क्या देखा आपने शुरू में? हम आए देखे तो दरवाज़ा खुला मिला और फिर हम गए अपने थाने में रिपोर्ट बताने के लिए। तो कितने का सामान होगा फिर भी आपका? कम से कम 1 लाख के लगभग में है। 1 लाख के लगभग में। क्या क्या गया है फिर भी अनुमान? पैसा है। पैसे कितना की? 15,000 रुपये पैसे हैं और 2 मंगलसूत्र है जी, 2 पैर पट्टी है, जोड़ और चेन है, अंगूठी है, सोने चांदी की जरूरत है। हाँ। तो पुलिस आ गई सर? पुलिस ने पुलिस तो यही है अभी हमारी पुलिस तो झांक नहीं रही है, आके देख नहीं रही है। मगर ये ऐसा रियासी क्षेत्र में ऐसा चोरी होना क्या लगता है आपको? और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, अब उनके अंडर में है ये, लेकिन अब वो तो बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। अब वहीं पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आपका परिचय बताया? मैं प्रधान से कोतवाली से अरविंद घुरमार है। घुरमार जी यहाँ कैसे आना होता है? ये सूचना मिली कि यहाँ चोरी हो गई रेलवे कॉलोनी में, उसी की जांच में आए थे। तो क्या देखा आपने? हाँ, ताले तो टूटे हुए हैं और परिजन थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। तब कौन कौन सी टीम आई है यहाँ पे? अभी डॉग स्क्वाड आई है और स्टाफ आया पुलिस कोतवाली से। क्या लग रहा है कि चोरी फिर भी कितने बजे की बात होगी या रात? अब ये तो 15 तारीख से गए हुए थे, आवाज़ आए तब इस बीच में हुई होगी चोरी। कितने का सामान बता रहे हैं? सामान लगभग तो 50,000 के ऊपर का ही है। विगत 1.5 माह से जिला अस्पताल खून की कमी से जूझ रहा है। जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में वर्तमान में मात्र 31 यूनिट ब्लड शेष है, जिसके कारण खून की आवश्यकता को लेकर ब्लड बैंक पहुंचने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कूपन लेकर ब्लड बैंक पहुंचने वाले लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो करीब 1.5 माह से रक्तदान शिविर न लगने से यह स्थिति निर्मित हुई है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन A.K. जैन ने बताया कि करीब 1.5 माह से ब्लड बैंक की स्थिति काफी दयनीय है। रक्तदाताओं की संख्या में काफी कमी आई है। 17 फरवरी को संत निरंकारी मंडल द्वारा शिविर के माध्यम से रक्तदान किया जाना था, लेकिन यह शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया। जैसे तैसे रक्त संबंधी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। रक्त की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन स्टॉक में बढ़ोतरी अब तक नहीं हो पाई है। वहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को रक्त की आवश्यकता तो है, लेकिन रक्त को देने को कोई तैयार नहीं होता। आमजन को रक्तदान के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार बदली, व्यवस्था बदली, लेकिन तस्वीर आज भी वर्षों पुरानी ही नजर आती है। हम बात कर रहे हैं बालाघाट नगर मुख्यालय के बस स्टैंड की, जिसके विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाईटेक युग में जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मात्र परिसर को सीमेंटीकृत किया गया है, लेकिन बाकी सब पहले जैसा ही है। यात्रियों के लिए न तो पानी की सुविधा है, न ही बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था। आपको बताएं कि नगर पालिका के द्वारा सर्व सुविधाओं से युक्त सुंदर बस स्टैंड बनाने की बात कही थी, लेकिन इस परिकल्पना पर काम करता नजर नहीं आ रहे हैं। बस स्टैंड में काम करने वाले ड्राइवर, हेल्पर और अन्य लोगों का भी कहना है कि वे चाहते हैं कि बस स्टैंड का स्वरूप आकर्षक हो तथा सभी सुविधाएं हो, लेकिन इस ओर स्थानीय प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। अधिकारी निरीक्षण करते हैं, वे भी औपचारिकता पूरी कर चले जाते हैं। अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाने विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राजेश पालेवार जी एजेंट ही करते हैं आप यहाँ? अच्छा, बस स्टैंड में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए? बस स्टैंड में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि मतलब जो पैसेंजर आते हैं, यात्री लोग आते हैं, उनके लिए मतलब बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए और मतलब जो जाने किसी प्रकार यात्री को परेशानी होना चाहिए।
फिर भी क्या देख रहे हैं अभी, क्या कुछ उसके अनुसार है या नहीं है अभी भी? नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन उतना बदलाव नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो बैठने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था तो है, लेकिन उतनी मतलब पूरी गंदगी रहती है, गंदगी भी रहती है, ऊपर से मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं है। मतलब शैलेंद्र गार्डे जी, क्या करते हैं आप? यहाँ दुर्गापाट हाउस में। अच्छा, ये बताया बस स्टैंड में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? बस स्टैंड में व्यवस्था के नाम पे शून्य है। नगर पालिका यहाँ पर शुल्क ले रही है, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। इवन यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। शासन जो उपलब्ध कराना चाहिए पैसेंजरों के लिए, पीने का ना पानी है ना बैठने के लिए व्यवस्था। जो दुकानदार है उनके शेडों के नीचे यात्री लोग बैठ रहे हैं। तो प्रतीक्षालय नहीं है यहाँ पर प्रतीक्षालय है, लेकिन जिस हिसाब से यात्रियों का अनुपात है उसके हिसाब से जो स्पेस है बहुत छोटा पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन का शौचालय जो बगल में जो शौचालय बना है वो अनुपयोगी साबित हो रहा है। वहाँ बहुत कम पैसेंजरों को गंदगी बजा के रहती है। साफ सफाई के मामले में भी नगर नेता रहती है। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में। आपको? मेरा नाम अनवर खान है, मैं ड्राइवर हूँ। सर, ये देखा गया कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ठेले वाले, हाथ ठेले वाले वो यानी पूरे सब रोडों में भरे बस स्टैंड के अंदर रहते हैं। पूरा पार्किंग टाइप यानी मोटरसाइकिल के पार्किंग बना के रखे बस स्टैंड को। बस लगने की जगह है, कुछ भी दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती है, कुछ भी होता रहता है। यहाँ बस स्टैंड में होटलें हैं, ये पानी पूरा बहता है, सीमेंटीकरण करवाए, लेकिन कोई देख रेख, कोई साफ सफाई यानी कुछ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बस स्टैंड कोई ध्यान ही नहीं है बस स्टैंड की ओर की। ये बस स्टैंड में यानी यात्री नहीं है यहाँ पे, यानी इस टाइप से है कि कीड़े मकोड़े टाइप का छोड़ दिए। यानी बस स्टैंड को जिस हिसाब से रहना चाहिए, यात्री प्रतीक्षालय होना चाहिए, यात्रियों की सुविधा हेतु कुछ यानी वो होना चाहिए, पानी पीने का होना चाहिए। नल लगा हुआ, पीने का पानी नहीं है, हर चीज़ के परेशानी जा सकती। वहीं कांग्रेस नेता सुखदेव मुनि कुतराहे ने कहा कि वे भी बस स्टैंड के बदलाव के लिए सरकार के समक्ष बात रखेंगे। विगत कई वर्षों से बालाघाट की बस स्टैंड जैसे कि तैसे ही है और यहाँ पर पूरे ज़िले के लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर शादी ब्याह में जाने के लिए यहीं बस स्टैंड आते हैं। और जिस प्रकार से सुविधा बस स्टैंड में होना चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वो सुविधा यहाँ पर कई वर्षों से नहीं है। प्रशासन कुछ समय के लिए यहाँ पर चुस्त दुरुस्त करते हैं, उसके बाद जैसा का तैसा होता है। यहाँ पर आप कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो पुरुषों के लिए पेशाब घर है और कई दिनों से जैसा का तैसा ही पेशाब घर है और बहुत गंदगी पेशाब घरों में रहती है। और जिस प्रकार से जो गरीब मजदूर लोग, किसान के महिलाएँ यहाँ पर आती है, पहले बस स्टैंड में एक अलाउंस स्पीकर हुआ करता था कि भाई फलाने जगह जाने वाली बस फलाने समय पर यहाँ पर छूटेगी, वो भी आज की स्थिति में नदारत है। और गंदगी जैसे कि तैसी पड़ी है, जहाँ अभी चिल्लर पने का काम यहाँ पर ज़्यादा है। और जो बसें का जो टाइमिंग है, बस का जो इधर उधर आना जाना और कहीं भी खड़ी कर देना, ये भी बहुत चिंता का विषय है और परेशानी बहुत आलम तक छिपी हुई है। यहाँ बिल्कुल प्रशासन की ओर से ये देखा है कि मध्य प्रदेश में आप लोगों की सरकार आ चुकी है, क्या इस बारे में अवगत कराएंगे आप? मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है और मेरे ख्याल से 2 महीने करीब हुआ है और हम निश्चित रूप से नगरीय प्रशासन मंत्री जो हमारे कांग्रेस के हैं उनको इस बात से अवगत कराएंगे ताकि बालाघाट जिले के सीएम को इसके लिए सचेत करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को, माताओं को, बहनों को सुविधा हो। और इस सुविधा के कारण में मध्य प्रदेश की सरकार का आगे में कार्यक्रम बनेगा ताकि लोकसभा में निश्चित रूप से उसका फायदा मिले। इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय बालाघाट के प्रांगण में मंगलवार को 17वां अनोखा महाभव्य अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसका समापन 3 चरणों में 15 राज्यों से आए प्रतिष्ठित साहित्यविद, पुरातत्वविद, समाजसेवी व अन्य अधिकारीगण की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रथम चरण में साहित्य एवं पुरातत्व संगोष्ठी के तहत वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण एवं साहित्य, इतिहास, पुरातत्व पर अतिथियों ने अपने विचार रखे। वहीं इसके द्वितीय चरण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम के तीसरे चरण में पुरस्कार वितरण सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन कर इसका समापन किया गया। हम सोचते हैं मेरा बेटा क्या बने, बहुत बड़ा आदमी बने, बिल्डर क्या बोल रहे हैं, अरे क्या क्या नाम है जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, उनकी तुलना में जाए। और हम सोचे कि हमारा बच्चा संस्कारित हो, माँ बाप के पैर दबाए। कैसे माँ बाप के पैर दबाएगा? मैं जिस स्कूलों में जा रही हूँ पहले व्यसन छुड़ाती हूँ, उसके पहले मैं बोलती हूँ माता पिता को प्रणाम करना है। मैं 8 दिन के बाद आऊंगी और सबके घर में राउंड लगाऊंगी कि आप लोग ये कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए मैं भूमिका मानती हूँ। अब पहले चरण में आज जो कार्यक्रम हुआ है साहित्य पुरातत्व संगोष्ठी,
जिसमें पहले चरण में प्रथम चरण है संगोष्ठी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण सहित पुरातन इतिहास पे परिचर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे बाहर से पधारे, कलकत्ता से पधारे, छत्तीसगढ़ से पधारे, मध्य प्रदेश से पधारे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और द्वितीय चरण हमारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, जो राष्ट्रीय स्तर के जो बाहर के पधारे हुए हैं वो कविगण अपने रचना पाठ करेंगे। और तृतीय चरण होगा सम्मान समारोह का, जो राष्ट्रीय स्तर से जो पधारे हैं। तिरोड़ी पुलिस ने दुराचार के आरोप में फरार आरोपी मनोज उर्फ मुंडा सोनवाने तिरोड़ी निवासी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल बारासिवनी भिजवा दिया गया। इस आरोपी पर अपने पड़ोस की 20 वर्षीय मंदबुद्धि लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है। बिरसा पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से फरार आरोपी दुर्गेश राहंगडाले बिरसा को भटलई रोड पर गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल भिजवा दिया गया। आपको बताएं कि 16 फरवरी को रात करीब 11 बजे दुर्गेश राहंगडाले अपने गांव के जगनारायण बघेले के मकान में आग लगाकर फरार हो गया था, जिसे बिरसा पुलिस ने 17 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आरोपी थाना परिसर से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसे 19 फरवरी को पुनः पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैयर भिजवा दिया गया। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। सिवनी कला लूटकांड का किरणापुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। लूट के 7 आरोपी गिरफ्तार। 4 लूटेरों ने की थी लूट, 3 अन्य आरोपियों ने खरीदा था लूट का सामान। खून की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल। ब्लड बैंक में बचा मात्र 31 यूनिट ब्लड। रेलवे कॉलोनी के सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। जेवरात सहित नकदी पर किया हाथ साफ। और धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। जिले भर में हुए विविध आयोजन, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी गिरफ्तार। मकान में आग लगाने का था आरोप। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।